हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम पढ़ेंगे। इस नियम का प्रतिपादन जी.एच. हेस ने किया था। उन्हीं के नाम पे ये नियम दिया गया है। इस नियम को केवल स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम भी कहते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कुछ पदार्थ होता है जो अभिकारक कहलाता है और परिवर्तन के फलस्वरूप वो बी में चेंज होता है, यानी उत्पाद में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहाँ पे कुछ एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम ये कहता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन का जो मान होता है, यानी डेल्टा एच का मान, ये जो मान होता है ये स्थिर होता है, मतलब फिक्स होगा या कांस्टेंट होगा। फिर चाहे ये जो परिवर्तन कराया जा रहा है ए से बी में, ये किसी भी विधि से क्यों ना कराया जाए। तो इस प्रकार से हम हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन का मान स्थिर होता है, फिर चाहे ये परिवर्तन किसी भी विधि से क्यों ना कराया जाए। तो कथन, अगर हम परिभाषा की कथन देखें तो ये होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हो रहे एंथैल्पी परिवर्तन का मान जो है वो स्थिर होता है, फिर चाहे यह परिवर्तन किसी भी विधि से क्यों ना कराया जाए। तो इसको हम फिगर में स्केच करके देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक अभिकारक है और उत्पाद बी में चेंज हो रहा है। तो पहली विधि हम मान लेते हैं कि ये ए से बी में डायरेक्ट चेंज हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है, यानी जो डेल्टा एच का मान है, मान लेते हैं वो माइनस क्यू है। तो माइनस वर्ड यहाँ पे यूज़ करें, माइनस तब लगाते हैं जब अभिक्रिया जो होती है ऊष्मा छेपी होती है, ऊष्मा निकल रही होती है। अगर ये अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी तो यहाँ पे प्लस का यूज़ करेंगे। तो मान लेते हैं प्रथम विधि ये है, और द्वितीय विधि देखते हैं ए से बी प्राप्त करने की। वो ये है कि पहले हमें ए से सी प्राप्त होता है, फिर सी से डी प्राप्त होता है और फिर डी से हमें बी प्राप्त होता है। तो ये दूसरी विधि है। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि जो एंथैल्पी परिवर्तन ए से सी के केस में है, ए से सी तक जाने में जो एंथैल्पी परिवर्तन है मान लेते हैं वो डेल्टा एच1 है, और उसकी वैल्यू मान लेते हैं माइनस क्यू1 है। माइनस क्यू1 है। सी से डी के केस में डेल्टा एच2 है, ये एंथैल्पी परिवर्तन, इसका मान है मान लेते हैं माइनस क्यू2। और यहाँ पे हम इसको एंथैल्पी परिवर्तन को डेल्टा एच3 मानते हैं और इसकी वैल्यू माइनस क्यू3 मानते हैं। तो यहाँ पे परिवर्तन दो विधियों से कराया जा रहा है। तो प्रथम विधि में और द्वितीय विधि दो तरीके से कराया जा रहा है। प्रथम विधि में हम मान लेते हैं जैसे ए से बी में डायरेक्ट चेंज हो रहा है, और यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान हमने माना है डेल्टा एच, इसकी वैल्यू जो है माइनस क्यू है। सेकंड केस में हम देख रहे हैं कि पहले हमें ए से सी प्राप्त हो रहा है, फिर सी से हमें डी प्राप्त हो रहा है और फिर डी से हमें बी प्राप्त हो रहा है। तो द्वितीय विधि ये है, और इस केस में जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान हमने देखा है वो है डेल्टा एच1 की वैल्यू है माइनस क्यू1, और सेकंड रिएक्शन में डेल्टा एच2 जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसकी वैल्यू है माइनस क्यू2, और थर्ड केस में डेल्टा एच3 की वैल्यू है माइनस क्यू3। तो हम देख रहे हैं कि प्रथम विधि में जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसका मान ये है, और द्वितीय विधि में जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसका मान हम देख रहे हैं वो इसके योग से प्राप्त होगा। तो अगर तीनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चलेगा कि द्वितीय विधि में कितना एंथैल्पी परिवर्तन हुआ है। अब चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी विधि से अभिक्रिया कराई जाए लेकिन एंथैल्पी परिवर्तन का मान स्थिर होगा, मतलब ये वैल्यू हर तरीके से फिक्स रहेगी किसी भी तरीके से कराएं। तो इस विधि से भी जो हम करा रहे हैं एंथैल्पी परिवर्तन का मान जो है डेल्टा एच, और इस विधि से हम करा रहे हैं तो जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वो है डेल्टा एच1 प्लस डेल्टा एच2 प्लस डेल्टा एच3 है। तो दोनों ही वैल्यू स्थिर है। तो ये स्थिर होगी मतलब कि ये दोनों कांस्टेंट मतलब इक्वल हो जाएंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच1 प्लस डेल्टा एच2 प्लस डेल्टा एच3। यहाँ पे हम मान भी रख सकते हैं। तो ये स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम का ये एक गणितीय रूप हो गया। मान रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू1 प्लस माइनस क्यू2 प्लस माइनस क्यू3। तो ये समीकरण जो है स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम को दिखाता है। अब हम हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे।
फर्स्ट है अभिक्रिया ऊष्मा की गणना करने में। अभिक्रिया ऊष्मा मतलब कि एक अभिक्रिया में जो ऊष्मा निकल रही है या अवशोषित हो रही है या फिर जो एंथैल्पी परिवर्तन हो रहा है, यानी अभिक्रिया एंथैल्पी की गणना करने में हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम का अनुप्रयोग करते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अगर इसका एंथैल्पी में यहाँ पे जो अभिक्रिया ऊष्मा है या अभिक्रिया एंथैल्पी का मान निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये मिलते हैं तो पहले यहाँ पे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और फिर यहाँ पे हमें आगे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अभिक्रिया ऊष्मा होगी और यहाँ पे जो अभिक्रिया ऊष्मा होगी दोनों सेम होगी, तो हम अभिक्रिया ऊष्मा को यहाँ से भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि कार्बन जो है ये सॉलिड स्टेट में होगा। मान लेते हैं कार्बन है और ये सॉलिड स्टेट में है और ठोस अवस्था में, और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है जो गैसीय अवस्था में है और बनाएगा यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब चूँकि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हमें केवल एक परमाणु की आवश्यकता है और यहाँ पे दो है, तो उसको हम हाफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है यानी डेल्टा H1 इसको कर देते हैं, इसका मान होता है -110.5 किलो जूल। सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है ये दोबारा रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से और फिर यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 ऑक्सीजन हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे अगर हाफ करते हैं तो अब देख रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस है। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन है मान लेते हैं ये डेल्टा H2 है, तो इसकी वैल्यू है यहाँ पे -283.5 किलो जूल। अब अगर हम इन दोनों रिएक्शन को जोड़ देते हैं तो जोड़ने पे हम देखते हैं कि हमें इस साइड देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड कट जाएगा और यहाँ पे हमें प्राप्त होगा कार्बन और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, हाफ हाफ मिलके ये 1 हो जाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों ऐड होंगे और इस साइड हमें मिलेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों रिएक्शन को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे एंथैल्पी को भी जोड़ देंगे, तो जो टोटल एंथैल्पी होगी हम कह सकते हैं कि वो इन दोनों एंथैल्पियों को जोड़ने पर मिलेगी। तो दोनों एंथैल्पी को जोड़ेंगे, दोनों ही माइनस में है तो माइनस माइनस ये वैसे भी प्लस हो जाएंगे, तो प्लस हो के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 394 किलो जूल। -394 किलो जूल जो होगी इस अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा हो जाएगी। सेकेंड अनुप्रयोग है संभवन ऊष्मा की गणना करने में हेस के नियम का अनुप्रयोग करते हैं। तो संभवन ऊष्मा क्या होती है इसे देख लेते हैं। तो यदि किसी पदार्थ को बनाने के लिए हम उसके घटक तत्वों या घटक परमाणुओं का उपयोग करते हैं तो उसे ही यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है अभिक्रिया में उसको हम संभवन ऊष्मा कहते हैं। थर्ड है दहन ऊष्मा की गणना करने में इस हेस के नियम का अनुप्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अपरूप के रूपांतरण की गणना करने में और बंधन ऊर्जा की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अपरूप के रूपांतरण की ऊष्मा क्या होती है इसे समझते हैं। अगर कोई पदार्थ एक अपरूप में उपस्थित है और उस पदार्थ का हमें दूसरा अपरूप ज्ञात करना है तो अपरूप में चेंज करते वक्त जो एंथैल्पी चेंज होता है या फिर जो ऊष्मा निकलती है या अवशोषित होती है उसकी गणना करने में हेस के नियम का अनुप्रयोग करते हैं और साथ में बंधन ऊर्जा की गणना करने में भी किया जाता है। आगे हम बंधन ऊर्जा के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है आबंध ऊर्जा या आबंध एंथैल्पी। तो इसे हम बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं और इसे हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा बॉन्ड H एंथैल्पी को दिखाता है और नॉट जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड केस या मानक अवस्था को दिखाता है। तो आबंध ऊर्जा क्या है इसे हम समझते हैं। तो यदि हमारे पास एक सहसंयोजी यौगिक है और ये जो यौगिक है ये गैसीय अवस्था में है, गैसियस स्टेट में है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर सहसंयोजी यौगिक का हम 1 मोल लेते हैं और इस 1 मोल यौगिक को हम वियोजित करते हैं और वियोजित करके इसको परमाणविक अवस्था में लाते हैं। यहाँ पे ये आणविक अवस्था में है और इसको परमाणविक अवस्था में ला रहे हैं और परमाणविक अवस्था में भी ये गैसीय अवस्था में ही रहेगा, मतलब गैस इधर भी है और इधर भी गैसीय अवस्था में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस कंडीशन में यहाँ पे कुछ एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज होगा
और ये जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, इस एंथैल्पी परिवर्तन को ही हम यहाँ पे कहते हैं आबंधन ऊर्जा या आबंध एंथैल्पी, और प्रदर्शित करते हैं इसको डेल्टा बॉन्ड H0 से। तो इसे हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी गैसीय सहसंयोजी यौगिक में, एक सहसंयोजी यौगिक है जो गैसीय अवस्था में है, तो इसमें उपस्थित किसी बंध विशेष के एक मोल को गैसीय परमाणु में वियोजित करने के लिए, तो गैसीय यौगिक जो ये सहसंयोजी यौगिक है इसमें कोई बंध होगा और उस बंध को तोड़ के हम इस अणु को वियोजित करेंगे और वियोजित करके इसको गैसीय परमाणु में चेंज करेंगे। तो इस प्रक्रिया में निहित जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसी एंथैल्पी परिवर्तन को आबंधन ऊर्जा कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि मान लीजिए हाइड्रोजन का अणु है और ये जो अणु है ये गैसीय अवस्था में है। अगर मान लीजिए हम इसका 1 मोल ले रहे हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे एक सहसंयोजी बंध है। अब इस बंध को हम तोड़ते हैं और तोड़ के इसको वियोजित करके हम इसके परमाणविक रूप में ला रहे हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, इस एंथैल्पी परिवर्तन का जो मान होता है वो इक्वल टू होता है 435.8 किलो जूल। मतलब प्लस में है तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे इतनी ऊष्मा जो होगी वो अवशोषित होगी, मतलब इतनी ऊष्मा अवशोषित करके वो इस तरीके से टूट जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गैसीय सहसंयोजी यौगिक के 1 मोल को गैसीय परमाणविक रूप में चेंज होने में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसी को यहाँ पे हम आबंधन ऊर्जा कहते हैं। इसलिए इस केस में जो आबंध ऊर्जा का मान होगा वो हो जाएगा 435.8 किलो जूल।